जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10 का ये चैप्टर, यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ह्यूमन आई से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो तो लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन आई में जो डिजीज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, रेनबो के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बात करते हैं और डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बात करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे ज्यादा हम ये समझेंगे कि इसको कितना डिटेल हम इस चैप्टर को ले सकते हैं और कम टाइम में। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर आई के बारे में बात करें तो आई है क्या, तो कहेंगे हमारे ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो कोई भी हो, आई उनके 5 सेंस ऑर्गन में से वो एक सेंस ऑर्गन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे सेंस ऑर्गन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसके मदद से हम अपने अगल बगल की चीजों को और कलर्स को, सब चीज को देख पाते हैं और देखने की वजह से हम किसी भी चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको केवल ओरली पढ़ाएं तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएं या आप हमें देख रहे हो फिर पढ़ रहे हो तो ज्यादा समझ में आएगा ना। अगर हमको कॉल करके कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वही चीज आपके सामने आके हम आपको समझाएं तो आप अच्छे से समझोगे। क्यों? क्योंकि आई जो है वो हमारे मैसेजेस को ब्रेन के पास ज्यादा जल्दी पहुंचाता है एज कंपेयर टू ईयर। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख सकते हैं हम कि द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, इसको बचा के रखना होता है अपने आप को। और वंडरफुल वर्ल्ड कलरफुल अराउंड अस, मतलब जिसकी मदद से हम लोग आसपास के दुनिया को और अगल बगल के कलर्स को देख पाते हैं, और इन्हीं की मदद से हम लोग कलर्स में डिफरेंट भी बता पाते हैं, जो भी हमारे पास कलर हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर आई के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो ये हमारे ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं, फिर हम एक एक चीज को अच्छे से जानेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे बाहरी हिस्सा हमको जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है? जो हमारे आंख में ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हमें डस्ट पार्टिकल से, इन सब चीज से बचाती है, वो कहलाती है हमारी कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है क्या? कॉर्निया के बाद आएगा हमारा एक्वस ह्यूमर, जो कि एक लिक्विड के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा पड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा प्यूपिल, और उस प्यूपिल को होल्ड करके रखता है आइरिस। ठीक है, फिर ये जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, ये लेंस हमारा समय के हिसाब से, हमारे कंडीशन के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है, वो भी सब चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये हमारा सिल्वरी मसल्स है जो हमारे आइरिस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ रेटिना है जहां पर हमको स्क्रीन, ये यहाँ पे हमको इमेज मिलता है। फिर ऑप्टिक नर्व इसको यहां से लेके जाती है, और इन पूरे बीच में भरा रहता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, सबसे पहले हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं। कॉर्निया पहला टॉपिक हमारा आता है, उसमें कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया वो एरिया है जिसके अंदर से लाइट हमारे आंखों में इंटर करती है। देखिए, लाइट इंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये जस्ट आई बॉल के ऊपर का वो पतला सा लेयर है, वो लेयर है जिसके अंदर लाइट हमारी इंटर करती है हमारे आई में इंटर होने के लिए। ठीक है, फर्स्ट गेट जो होता है आई का वो कहला जाता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद ये स्क्लेरा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसको इतना जानेंगे कि भाई ये हमारा व्हाइट लेयर है जो हमारे इसको आई को कवर किया हुआ है। ठीक है, इट इज द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिंग द व्हाइट लेयर कॉल्ड स्क्लेरा। फिर उसके बाद आता है हमारा आई बॉल। आई बॉल ये जो हमारा स्फेरिकल बॉल है, ये जो किसी के भूरे किसी के काले, ये जो ब्लैक कलर का हमारा दिख रहा है आंखों में, ये हमारा क्या कहलाता है? आई बॉल। ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा भरा रहेगा एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में भरा है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा है कि ये हमारा इनके बीच में भरा पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। जो ये वाला हिस्सा भरा है ना ब्लू वाला, यही हमारा कहलाता है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आइरिस है। आइरिस वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल कब उसको स्ट्रेच करेगा, कब उसको कंप्रेस करेगा, ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक छोटा सा ओपनिंग है जो आइरिस के बगल में होता है, ठीक है,
जिसके बीच से लाइट इंटर करती है आई में। मतलब जैसे यहां पर ये आइरिस है, तो प्यूपिल को देखा जाए अगर, तो ये वो छोटा सा एरिया, जैसे आइरिस जितना ज्यादा बढ़ेगा वो प्यूपिल की लेंथ उतनी जगह कम होगी। जैसे हम अगर किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो आंख को खोलना पड़ता है, खोलते हैं तो ये आइरिस जो है वो फैल जाता है, जिसका जैसे प्यूपिल थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा और लाइट ज्यादा इंटर करती है। लेकिन अगर लाइट हमें कम इंटर कराना है तो क्या करते हैं, जैसे धूप में अगर देखना है तो हम आंख को छोटी कर लेते हैं, जैसे नेपालियों की तरह, ठीक है, क्योंकि बेचारे पहाड़ पे रहते हैं तो उनको धूप में ज्यादा देखना रहता है, ठीक। तो वो क्या करेंगे, आइरिस को पास में लेके आएंगे, जिससे प्यूपिल हमारा जब इंटर करेगा इसमें, प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी, तो लाइट इसमें से कम इंटर करेगी। मतलब अगर हमें डार्क में देखना है तो ये ही आइरिस फैल जाएगा, और जब पास में देखना है तो ये प्यूपिल आइरिस कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब धूप में देखना है तो। उसके बाद अगला आता है हमारा लेंस। लेंस क्या है बेटा, जो ये हमारा बड़ा छोटा होता है उसको लेंस कहते हैं। जैसे बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे देयर इज अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। ये एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो सिल्वरी मसल्स की वजह से बचा रहता है, इनका शेप और साइज चेंज होता रहता है, ठीक। उसको सिल्वरी मसल्स क्या है, सिल्वरी मसल्स वो होती हैं जो लेंस के कर्वेचर को, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने की, मॉडिफाइंग की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है, कि वो समय आने पर बदला जाए। मतलब कब हमें उसको फैलाना है, कब उसको सिकोड़ना है, ये कौन कंट्रोल करता है, सिल्वरी मसल्स, ठीक है। फिर ये हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर बेटा हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ जो लिक्विड था वो हमारा था विट्रस ह्यूमर। यहां पर ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, यही हमारा क्या कहलाता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद रेटिना, रेटिना हमने देखा कि रेटिना वो स्क्रीन है जहां पर हमको इमेज देखने को मिलती है। आप लोगों ने लाइट के बारे में तो पढ़ा है अच्छे से, तो लाइट में हमने क्या पढ़ा, इमेज क्या होता है। देखो, जब कोई भी दो लाइट जहां सबसे ज्यादा, कोई भी दो लाइट जहां पर टकराती हैं वो वहीं पर इमेज बनता है। तो इमेज बनने के लिए स्क्रीन की जरूरत है, ठीक है, स्क्रीन नेसेसरी है। तो वही स्क्रीन है आई के पीछे वाला हिस्सा जहां पर हमको इमेज मिलता है, और उसी इमेज को, स्क्रीन को लेके जाता है हमारा ऑप्टिक्स नर्व्स। कहां के पास, पे ब्रेन के पास है। देयर आर द नर्व्स विच टेक द इमेज इन द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये कौन लेके जाता है, ऑप्टिक्स नर्व्स लेके जाती है इनके पास सिग्नल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने पास हाउ पीपल वर्क। पीपल हमने बोला कि भाई आइरिस, पिपल, सिल्वरी मसल्स, ये तीन चीज जो है वो कंट्रोल करती है पूरे आई को। तो ये कैसे वर्क करती है, अगर हम बात करें कि ये वर्क कैसे करेगी, तो इस पे अगर बात करें तो देखिए, द आइरिस मेक द पीपल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आइज। सॉरी उसके लिए देखिए, तो प्यूपिल हमारा अकॉर्डिंग टू जैसी लाइट की इंटेंसिटी होती है, डार्क है, हाँ लाइट हमारा डार्क है कि लाइट हमारा ब्राइट है, उसके हिसाब से आइरिस और प्यूपिल दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जब लाइट ब्राइट होगा तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वहीं पर लाइट अगर डीम हो, अंधेरा हो, तो आइरिस क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी आगे, जैसे एग्जांपल, you would have to observe that when you come out of the cinema hall after the watching movies in the bright sunlight, your eyes get closed, and when you enter the hall in the bright light, from the bright light, you won't be able to see, but after some time you will be able। जैसे मतलब हम कभी अगर लगातार रोशनी को देख रहे हैं, वो वाली रोशनी नहीं, लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर लगातार हम लाइट को देख रहे हैं तो लाइट को देखने के बाद अगर हम जगह को चेंज करते हैं तो कुछ देर तक हम देख नहीं पाते। ऐसा राइडर्स लोग जानते होंगे, लड़कियों को छोड़ो, लड़के लोग जानते होंगे, जब बाइक को चलाते हो तो सामने से अगर कोई गाड़ी आती है तो हम कुछ देर तक नहीं देख पाते, हल्के सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। क्यों? इतना लाइट हमारे आंखों के पास आता है जिसकी वजह से ये प्यूपिल जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्यूपिल हमारा बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट बहुत ही कम इंटर करेगी, और वो अचानक से जब हटता है तो उतना ही रहता है, उसको
फिर से कवर होने में हल्का सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें देखने में हल्का सा थोड़ा डिले होता है। ठीक, तो ये तो हुआ इनका वर्क, कैसे वर्क करता है। अब यही जो पावर है जिसकी वजह से लेंस हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहां पे ये काम किसका था? सिलियरी मसल्स का। करता कौन है? ये आइरिस। और इफेक्ट किस पे पड़ता है बेचारा? प्यूपिल पे। ठीक है, और इमेज मिलता है हमें। तो देखो सिलियरी मसल जब रिलैक्स कंडीशन में है तो आई लेंस बिकम थिन। जब रिलैक्स पे है एकदम अपने पास में, मतलब दूर दूर पे है जैसे, तो यहां पे देख लेते हैं इधर, जबकि हमारा नॉर्मल ही है और ऊपर होता तो ये इसको खींचेगा, खींचने की वजह से पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। लेकिन जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितना पास आएगा इसको और उतना गोला बनाएगा, मतलब मोटा होगा। तो फोकल लेंथ क्या होगा? देखो जितना पास होगा, जितना रिलैक्स में होगा, फोकल लेंथ उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि जैसे देखो बेटा, जैसे जितना पास में है, ध्यान दो, तो अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कहां होगा? बहुत ही बड़ा, बहुत बुरा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ है हमारा, तो ये जितना बड़ा बड़े सर्कल का होगा। लेकिन अगर जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, सिकोड़ दिए इसको अगर, तो कैसा हो जाएगा? ठीक है, छोटा हो जाएगा। जितना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसका फोकल लेंथ उतना ही क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज करेगा। ठीक, और जब ये रिलैक्स मोड में रहता है भाई, तो हम दूर की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम पास की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। पास की चीजों को कब देखना होता है? दूर की चीजें देखनी, आंखें फाड़ लिए, ठीक है। पास की चीजें देखनी है तो हम क्या कर लेते हैं? आंखों को कम कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा कम। ठीक, पहाड़ी लोग, उन लोगों को ज्यादा दूर देखना नहीं होता है, आसपास में देखना होता है, क्योंकि उनको पता है कोहरा ना हो, ये ना हो ना, तो इसके बेचारों की आंख बचपन से ही भगवान कहते हैं तुम ऐसे ही रहो। ठीक है, अब इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे कि भाई लगातार आंख को बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा करने की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वो चेंज जैसे अब हम फोन में यूज कर रहे हैं, छोटा पीडीएफ को जूम करके पढ़ रहे हैं। आजकल ऑनलाइन लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ाने लगे, ऑफलाइन पढ़ाते थे पहले। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जैसे पहला डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है बेटा मायोपिया। मायोपिया में क्या है? नियर साइटनेस, और इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, जिसमें हम लोग एक पर्सन है मायोपिया का जो नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो अच्छे से देख पाएगा, लेकिन दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता। मतलब ऐसा कोई आदमी जिसको पास की चीजें ठीक दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें उसको अच्छे से नहीं दिखती, उसी को क्या कहते हैं बेटा? मायोपिया। उसी डिजीज को क्या कहेंगे? मायोपिया। इसका कॉज क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। लेंस बढ़ गया है, ठीक है, और उसके बाद इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या आई बॉल बड़ा हो गया है। ठीक, और इसका करेक्शन क्या है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। इसको सही करने के लिए हम लोग, देखो ये इसमें दिख रहा है आप लोगों को कि इसका आई बॉल बढ़ गया है, ठीक है, और इसका कर्वेचर ऑफ लेंस भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको देखो, जैसे इसमें क्या है, पास की चीजों का इमेज तो अच्छे से बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो दूर की चीजें हैं उसका इमेज रेटिना के जस्ट पहले ही पड़ जाएगा। देखो यहां से ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से आया, तो इसका इमेज जो है वो रेटिना से बहुत पहले पड़ गया। बहुत पहले पड़ने की वजह से इमेज रेटिना पे ना पड़ा तो कोई स्क्रीन पे पड़ा ही नहीं, स्क्रीन पे पड़ा नहीं तो इमेज मिलेगा ही नहीं। इमेज मिला नहीं अगर हमें, तो नर्व सिस्टम के पास जाएगा कहां? तो इसलिए इसमें हमें दूर की चीजें नहीं दिखती। तो इसको सही करने के लिए हम लोग एक लेंस यूज करेंगे, कौन सा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को फैलाता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ट करता है, तो जिसकी वजह से लाइट थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो जो पहले यहां पड़ती थी लाइट, अब थोड़ा और ऊपर पड़ेगी, और ऊपर पड़ने की वजह से इमेज थोड़ा सा दूर बनेगा, और इस बार कहां बनेगा? उसके रेटिना पे बनेगा। इस बार कहां बनेगा बेटा? रेटिना पे। ठीक है, आगे दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा डिजीज है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का जस्ट उल्टा। मतलब कैसा कि भाई इसमें पास की चीजें ही नहीं दिखेंगी, दूर की चीजें हम देख लेंगे, गिद्ध वाली आंखें हो जाएंगी, दूर की चीजें हमको इजीली देखने को मिलेंगी। मतलब अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख लेगा, उतना भी अच्छे से नहीं, लेकिन अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से नहीं देख पाएगा बेचारा। ठीक है, और इनका नियर पॉइंट अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर तक वाले भी नहीं देख पाएंगे, ये 25 सेंटीमीटर के बाद का देख सकते हैं थोड़ा। अब कॉज क्या है कि इनका फोकल लेंथ जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है,
फोकल लेंथ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होने का मतलब एक बार इलोंगेट हो गया तो इलोंगेट ही रह जाएगा, ठीक है। और आईबॉल बिकम स्मॉल, आईबॉल बहुत छोटा हो गया। अब द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम सही कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। देखिए दूर वाली चीजों का इमेज सही मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर देखें तो अगर पास वाली चीजों का ऑब्जेक्ट लेके आए तो इमेज रेटिना के बाहर मिल जाएगा, मतलब उसमें रेटिना से पहले था, इसमें रेटिना के बाहर मिल गया। अब रेटिना के बाहर मिल गया मतलब तो भाई इसके लिए यहां पे हमें लगाना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है। तो ये लाइट को डाइवर्स जब करेगा तो इमेज यहीं पर इसको डाइवर्स करके और डाइवर्स कर देगा, दोनों हमारे कॉन्केव लेंस हो जाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट यहां पे इमेज हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर सिग्नल पहुंच जाएगा कहीं, हाँ भाई आपने देख लिया। अगला है प्रेस बायोपिया। अधिकतर ये वाला जो है ये हमारा बुढ़ापों में होता है। कैसा, हम लोगों ने देखा होगा कि अपने दादा दादा के चश्मों में दो लेंसेस होते हैं। ऐसे चश्मा अगर बना है मान लीजिए, ठीक है, तो इसी में ऐसा देखने को मिलता होगा हमको। तो ये जो दो हिस्सा है, ठीक है, जो भरा पड़ा है इसमें, वो क्यों है? ये जो दो हिस्सा है क्यों है? ये मतलब एक अलग लेंस है और ऊपर अलग लेंस है। इसमें क्या होता है, एज वी बिकम ओल्ड, जैसा आप बूढ़े होगे, मैं तो नहीं होने वाला, जब अगर आप बूढ़े होगे तो इसमें डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा कि पास का और दूर का दोनों ही हमारा अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो हमारी लगभग खत्म होने लगती है, ठीक है। अभी फोन मत यूज करो ज्यादा तो सही रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें पर्सन मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। मतलब एक आदमी दो दो लेंस लेके घूमे, तो इसीलिए तो इसको सही कैसे करेंगे? रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है? ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स और डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। और करेक्शन क्या बेटा? बाइफोकल लेंथ यूज करेंगे और आराम से मजा लेंगे। अब ये जो चौथा है बेटा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है कि भाई समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, हल्का सा धुंधला हो जाता है। इसमें इसको तुम लोग मोतियाबिंद भी कहते हैं लोग, ठीक है। ये सर्जरी से ठीक होता है। इसमें प्रोटीन की लेयर ज्यादा जम जाती है ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से दिखता नहीं है। जैसा आप देख रहे हो ये हल्का सा मिल्की आ जाएगा आई पे, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाएंगे क्लियरली, ब्लरी दिखता है हमको, धुंधला दिखता है, परछाई जैसा दिखता है। तो इसको हम सर्जरी से सही कर पाते हैं। अब आता है हमारा अच्छा सा टॉपिक। अभी तक तो हमने पढ़ा आई के बारे में, जिसमें हमने आई को पूरा कवर अप किया, ठीक है। तो आई होप आई में अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ देता है कभी कभी और डेरिवेशन भी पूछ देता है। यहां पर एक प्रिज्म हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सब चीज आप देख लीजिए, फिर हम इसको ही एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से अपने तरीके से, ठीक है। देखिए यहां पर ये प्रिज्म है जिसमें सारे एंगल्स हैं, हम इसको डिराइव करते हैं फिलहाल। चलिए इसी में डिराइव कर लेते हैं। देखिए यहां प्रिज्म देखें, ये बेटा हमारा इंसिडेंट रे जा रहा है यहां पे, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा इमर्जेंट रे है, ठीक है। तीन रे देखने को मिल रही है, दो नॉर्मल है, ये हमारी एक नॉर्मल, ये नॉर्मल दूसरी, और ये हमारा लाइट अगर प्रिज्म ना होती तो लाइट जाता है यहां पर, ठीक। और ये लाइट यहां पे हमको मिल रहा है, इसका मतलब अगर हमें देखने को लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है कहीं, तो ये जो एंगल है बेटा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको तुम डी से डिनोट करते हो, हम कहीं डेल्ट से डिनोट करते हैं। ये है एंगल ऑफ इमरजेंस ई, ये आर है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, करते हैं अपने भाषा में, अपने तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले छोटा सा करके महाराज को दूर भेजते हैं, और ये रहे हमारे यहाँ पे, जरूरत पड़ने पर इनको हम बुला लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेट सिलेक्ट करते हैं यानी ट्राइंगल का, और ठीक है, इतना सही है बिल्कुल। अब शेप को चेंज करते हैं, यहाँ पर पहले लेते हैं हम लोग एक इंसिडेंट रे, ठीक, फिर ये बनाते हैं थोड़ा सा एक पहला रिफ्लेक्टेड, और ये बना लास्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये लाइट जो है जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है। इनको भी हम छोटा कर लेंगे, ठीक है।
एंगल है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। यहां से देखा जाए तो यहां पर एक नॉर्मल होगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एन डैश, और एक नॉर्मल यहां होगी जिसको हम नाम देंगे एम डैश, ठीक है। नॉर्मल से ये वाले एंगल को नाम दे देंगे R1, ये वाले एंगल को नाम दे देंगे I2, ठीक है बेटा। ये एंगल कहलाएगा इमर्जेंट रे और ये एंगल कहलाएगा इंसिडेंट रे, ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं D, ये है हमारा E, ये है हमारा F, ठीक है। चलिए अब हमारा यहां शुरू होता है। ध्यान दीजिए, अगर यहां पे हम बात करें एंगल DEF की, मतलब इस छोटे से एंगल की बात करें बेटा, देखो ये पूरा एंगल I होना है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये R1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कहेंगे सर I माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, R माइनस E2 माइनस E माइनस I2, ठीक है। तो अगर बेटा हम यहां पे बात करें इन ट्राइंगल DEF, दो इंटरनल एंगल का सम क्या एक एक्सटर्नल के बराबर होगा? देखिए, दो इंटरनल एंगल का सम एक एक्सटर्नल के बराबर होगा या नहीं होगा? कहेंगे सर बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखो यहां पर बेटा I माइनस R1 प्लस E माइनस I2 बराबर में क्या होने वाला है, डेल्टा, मतलब I प्लस E माइनस में R1 प्लस R2 बराबर में क्या होने वाला है, डेल्टा। इसको मान लेंगे हम एक इक्वेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें कि इसको अगर हम आपस में मिलाए होते कहीं पर, तो ये नाम दे दे, मान लो ABCDEF, इसको नाम देते हैं G, ठीक है। तो देखिए कि एक ट्राइंगल के एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होना है, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होना है, 360। यानी एंगल देखिए क्या क्या, यही पे देख लेते हैं कि एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल G प्लस एंगल F, ये है बेटा हमारा एंगल G, ठीक है, बराबर में कितना होने वाला है, 360। लेकिन अगर हम देखें तो एंगल E यहां पर कितना है बेटा, 90, और एंगल F भी कितना है, 90, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो दो एंगल तो 90 हो गए। कौन कौन से, ये और ये, 90 90 180। यानी बेटा एंगल A प्लस एंगल G बराबर में कितना हो गया, 360 माइनस 180, यानी कितना, 180। और वहीं पर इस ट्राइंगल में देखें तो एंगल G, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं बेटा फर्स्ट। इस ट्राइंगल की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल G बराबर में भी कितना हुआ, 180, इसको माने सेकेंड, ठीक है बेटा। अगर पहले में से दूसरे को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, दूसरे को, दोनों को कंपेयर करें, देखेंगे कि एंगल A बराबर में कितना है बेटा, R1 प्लस R2, और यहीं से एंगल A की वैल्यू उठाएंगे बेटा और यहां पर क्या कर देंगे, पुट, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा कितना आएगा, I प्लस E बराबर में एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल A, ठीक है। मतलब कितना R1 R2 क्या हो रहा है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला हमें नहीं है, ये कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमें दिया रहना चाहिए, अप्रोक्सीमेट नॉर्मल का 60 डिग्री होता है, ठीक है। और हमें कितना इंसिडेंट पे जा रहे हैं और कितना इमर्जेंट मिल रहा है, अगर ये पता चल जाए तो लाइट कितना डेविएट हुई है, कितने एंगल हुई है, ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम यहां पर देखें डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन मतलब होता क्या है, देखिए लाइट, एक सिंगल व्हाइट लाइट का अलग अलग 7 अलग अलग कलर में टूटना क्या कहलाता है, हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। देखिए पढ़ लीजिए, यहां पर लिखा होगा कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट हमारे यहाँ ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो ये अलग अलग 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर इन्हीं 7 कलर में क्यों होता है, कहते हैं कि सर क्योंकि ये इन्हीं 7 से मिलके बनी हुई है, और सारे का 7 कलर का जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग है। तो सारे जो लाइट्स हैं ये वेवलेंथ के हिसाब से, अपने हिसाब से रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। इस पे कभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही इनके बारे में जानते हैं हम, और मतलब हम पढ़ते हैं भी। और ये लाइट हमारी विब्ग्योर के फॉर्म में होती है, ये कभी नहीं पूछता है कि क्या है, ठीक है, बस इतना पूछता है इनका कलर दिया हुआ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर रिमेंबर एज अ विब्ग्योर, ठीक है, बॉन्ड ऑफ 7 कलर, और इन 7 कलर को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम।
लेकिन वहीं पर अगर एक प्रिज्म, एक सीधा साधा प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर में भी बांट रहा है, तो अगर एक उल्टा प्रिज्म रखे तो क्या मिलेगा? कहेंगे कि अगर सेम साइज का सेम एंगल का प्रिज्म अगर हम उसी के साथ में जस्ट उल्टे पे रख देते हैं तो ये फिर से रिवर्स करेगा और यहां पर रिकंबाइन हो जाएगा लाइट, सातों लाइट मिलकर फिर से क्या बनाएगी? व्हाइट लाइट। ठीक है, आगे रेनबो फॉर्मेशन हम देखते हैं बेटा कि अगर बारिश होती है, हल्का सा धूप होता है तो हमको रेनबो देखने को मिलता है। ये रेनबो क्यों देखने को मिलता है हमको? कहेंगे यहां पर भी तो कुछ होता होगा, कुछ ना फिजिक्स होगा कि बस मोर नाचा और रेनबो निकल गया। नहीं, देखो ये रेनबो एक तरीके का नेचुरल स्पेक्ट्रम है, लेकिन सर आपने तो बोला कि स्पेक्ट्रम तब बनता है जब प्रिज्म होता है। तो भाई हमारा नेचर हर चीज में आगे है। ठीक है, तो नेचर में जो रेनड्रॉप होते हैं वो ट्रीट करते हैं एज अ प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म। देखिए, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by teeny water droplet present in the atmosphere. ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं में दोनों चीजें होती हैं। पहले लाइट इसमें इंसिडेंट करती है, रिफ्रैक्ट करती है और 7 पार्ट्स में टूटती है। फिर सारी लाइट अलग अलग जगह से 7 कलर में निकल जाती है। पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर देन रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे रेनबो को देखने को मिलता है। ये आता है, यहां से सवाल आपको कभी कभी पूछ देता है कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में भी देखो रिफ्रैक्शन कब होता है? जब डेंसिटी चेंज होती है। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है? डेंसिटी का चेंज होना। तो जब डेंसिटी चेंज होती है तभी रिफ्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में तो ऐसा नहीं ना सर, ये तो पूरा एयर है। लेकिन बेटा एयर में ही कुछ ठंडी हवाएं होती है, कुछ गर्म हवाएं होती है, कहीं ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, कहीं कम पार्टिकल्स होते हैं। तो इनकी वजह से उनका डेंसिटी क्या होता है? चेंज होता रहता है। यहाँ पे लिखा है वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है, जिसके वजह से ये अर्थ एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका पहला रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता कैसे है? देखिए ऐसा समझेंगे हम कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा स्टार हमको था, ठीक है, यहां पर स्टार था। स्टार जब यहां पर आया तो ये रिफ्रैक्ट कर गया, डेंसिटी की वजह से रिफ्रैक्ट कर गया और रेयरर से डेंसर है। ठीक है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ये नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागेगा। तो फिर ये इधर आया, इधर आया, इधर, सॉरी नॉर्मल की तरफ भागेगा। तो अगर इनका नॉर्मल मान लेते हैं ऐसे है तो लाइट ऐसे जा रही थी तो ये नॉर्मल की तरफ भागेगा, थोड़ा बेंड किया, यहां पर आएगा तो इसको लगेगा कि भाई ये तो स्टार यहां होना चाहिए। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जैसे जैसे चेंज होता है बेटा वैसे। उसके बाद इन्हीं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको सनराइज 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद दिखता है। क्यों? ये थ्योरेटिकल है और इसमें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, बस यही समझो कि जैसे हॉरिजॉन पे जब सनरेज रहती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर ऑब्जर्वर के पास आती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर ऑब्जर्वर के पास आती है और ऑब्जर्वर को लगता है कि भाई अभी भी सूरज उगा हुआ है। ठीक है, और इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे ऑप्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कभी कभी होते हैं। और उसके बाद आता हमारा ये लास्ट टॉपिक आज के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बेटा? देखो लाइट जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल हो गए, मतलब रॉक पार्टिकल्स हो गए, इनसे रिफ्रैक्ट हो जाए, टकरा जाए। देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट द फिनोमेनन बाय व्हिच द बीम ऑफ लाइट रीडायरेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन इन इंटरेक्टिंग विद द पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम। मतलब जैसे कभी कभी छत पर से अगर थोड़ा मोड़ा दरार वरार हो तो हमको सनलाइट आते हुए दिखती है, अच्छे से देखने को मिलती है। तो वही इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है, उसके ट्रेवलिंग में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे टकरा के लाइट अपना पाथ हल्का फुल्का डाइवर्ट कर दे, चेंज कर दे, तो उसी को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका पहला एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? ये देखिए जंगलों में ये जो हमको देखने को मिल रहा है ये सब टिंडल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच से लाइट टकरा के अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।